नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपको भारत की सबसे डरावनी और अनसुलझी गहराइयों में खींच ले जाते हैं। और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ झारखंड के एक ऐसे गांव की सच्ची दास्तान पर, एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर के हर डर को जगा देगी। यह कहानी है मनोहरपुर गांव की और उस पुराने रेलवे ब्रिज की जिसे यहाँ के लोग आज भी शापित पुल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा पुल जहाँ मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक अंतहीन खौफनाक सफर की। यह पुल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, जर्जर, जंग लगा हुआ और डर से भरा। इसकी उम्र जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी है इससे जुड़ी हुई खौफनाक दास्तानें जो हवा में घुली हुई सी महसूस होती हैं। पुल के एक ओर संकरा रास्ता है जहां से सिर्फ पैदल लोग गुजर सकते हैं और दूसरी ओर है ट्रेन की पटरी, वो लोहे की पटरियां जिन पर हजारों जिंदगियां काल का त्रास बन चुकी है। यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे हर परछाई आपको घूर रही हो, हर अंधेरा किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। जैसे पुल की हर ईंट, हर लोहे का टुकड़ा एक भयानक रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठा हो। गांव वालों की जुबानी, इस पुल पर सिर्फ ट्रेन से कटकर ही मौतें नहीं हुई हैं। कई बार लोग पुल पार करते हुए अचानक गायब हो गए और बाद में उनकी लाशें पटरी के टुकड़ों में इस तरह मिली जैसे किसी अदृश्य क्रूर शक्ति ने उन्हें बेरहमी से चीर डाला हो। रात के समय इस पुल पर रहस्यमयी रोने की आवाजें आती हैं, कभी धीमी से सकियां, कभी जोर से चीखें, मानो कोई मदद मांग रहा हो या कोई आत्मा अपने अंतिम सांसों की भयानक कहानी को बार बार दोहरा रही हो। गांव वाले इन आवाजों को प्रेत पुकार कहते हैं, एक ऐसी पुकार जो दिल दहला देती है। ये सिर्फ आवाजें नहीं, ये एक अदृश्य जाल है जो नए शिकारों को अपनी ओर खींचता है। इस कहानी के केंद्र में 3 दोस्त हैं जो अपनी युवावस्था के जोश और एक अजीब सी ललक में इस सदियों पुराने डर को चुनौती देने निकले हैं। आदित्य तीनों में सबसे साहसी और तर्कशील है। उसे भूत प्रेत पर जरा भी भरोसा नहीं और वह हर बात को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखना चाहता है। उसका मकसद इस पुल के पीछे के रहस्यों को उजागर करना है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। उसके भीतर का वैज्ञानिक उसे इस अंधेरे में और गहराई तक धकेलता है। विभा संवेदनशील और डरपोक है, लेकिन अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। उसका दिल अक्सर छोटी मोटी आवाजों से भी घबरा जाता है, पर दोस्तों के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके अंदर एक अजीब सी छठी इंद्री है जो उसे आने वाले खतरों का आभास कराती रहती है। उसकी आंखें अक्सर ऐसी चीजें देख लेती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। सो हम बाहर से मजाकिया और लापरवाह लगता है, पर यह बस एक नकाब है। अंदर से वह डर के मारे कांपता है। वह अपने डर को मजाक और चुटकुलों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखें और उसकी बेकाबू होती आवाज उसका भेद खोल देती है। उसे दोस्तों के साथ रहने में सुकून मिलता है, लेकिन इस पुल पर आने का उसका फैसला उसके अंदर के गहरे डर को और बढ़ा देता है जो कभी भी उसे तोड़ सकता है। एक अमावस्या की रात, आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था और तारों की चमक भी घने बादलों के पीछे कहीं खो गई थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। एक ऐसी शांति जो चीखें दबाए हुए थी। पेड़ों की पत्तियां भी बेजान सी खड़ी थी, जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का इंतजार हो। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वो उस ब्रिज की सच्चाई जानकर रहेंगे। आदित्य ने अपने कंधे पर एक प्रोफेशनल कैमरा बैग लटकाया जिसमें नाइट विजन कैमरा, एक शक्तिशाली टॉर्च और एक पोर्टेबल रिकॉर्डर था, उनका एकमात्र हथियार इस अंधेरे से लड़ने के लिए। विभा ने अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन की, जिसकी पीली रोशनी अंधेरे को भेदने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और सोहम ने एक छोटी सी पॉकेट टॉर्च पकड़ी
जो उसके कांपते हाथों में और भी छोटी लग रही थी, जैसे किसी बच्चे का खिलौना। वे गांव से बाहर उस मनहूस पुल की ओर निकल पड़े। गांव की सड़कें सुनसान थीं और पेड़ों की परछाइयां किसी भूतिया आकृति की तरह नाच रही थीं। हर मोड़ पर कोई अदृश्य आंखें उनका पीछा करती महसूस हो रही थीं। जैसे जैसे वे पुल के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी, जो हड्डियों तक को कंपा रही थी, मानो पुल से निकलती मौत की ठंडी सांसें उन्हें छू रही हों। रात के करीब 8 बजे थे और चारों ओर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय अपनी टॉर्च की रोशनी के छोटे से दायरे के। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर चक्कर लगा रही हो, उन्हें घेर रही हो। जैसे ही तीनों पुल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, पुल के लोहे के ढांचे से एक अजीब सी चीख जैसी आवाज आई, मानो पुल भी उन्हें अंदर आने से मना कर रहा हो या किसी ने अपनी अंतिम सांसें पुल पर छोड़ी हो। सोहम ने एक पल को रुककर विभा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विभा ने डर के मारे आदित्य का हाथ कस कर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थी, लेकिन आदित्य अपने आत्मविश्वास में अड़िग आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। घबराओ मत, सब दिमाग का खेल है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट महसूस की जा सकती थी, जो उसके दृढ़ शब्दों को झूठा साबित कर रही थी। वे धीरे धीरे पुल पर आगे बढ़े। पुल के लोहे के गाइडर पर उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम पर जंग लगे लोहे से एक डरावनी चरमराहट पैदा हो रही थी, जैसे पुल खुद दर्द से कराह रहा हो। धुंध इतनी घनी थी कि उन्हें सिर्फ टॉर्च की रोशनी में कुछ फीट तक ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब एक अभेद्य अंधेरा था। आदित्य ने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। ये है मनोहरपुर का ब्रिज, जहां कहा जाता है कि एक आत्मा भटक रही है। हम आज रात इस रहस्य को उजागर करने आए हैं। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर की या रोमांच की, यह कहना मुश्किल था। और तभी वो हुआ। अचानक रिकॉर्डर में तेज स्टैटिक नॉइज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बटनों को दबा रहा हो। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाते हुए एकदम से बुझ गई। तीनों अंधेरे में ठिठक गए। उनकी धड़कनें तेजी से दौड़ने लगी। एक पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया, सिवाय उनके तेजी से धड़कते दिलों की आवाज और अपनी ही सांसों की घरघराहट के। क्या हुआ? विभा की आवाज थरथरा रही थी, जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। लगता है बैटरी खत्म हो गई, आदित्य ने कहा, पर उसकी आवाज में भी संदेह था, क्योंकि उसने कुछ ही घंटे पहले नई बैटरी डाली थी। उसने दूसरी टॉर्च निकाली, पर वो भी नहीं जली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रोशनी छीन रही हो। और तभी धुंध के बीच से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई साधारण नहीं थी। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी और उसका शरीर पतला और लचकदार था, मानो सिर्फ हड्डियां ही हो जिन पर एक पतली चमड़ी चढ़ी हो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह थी उसका एक पैर। वह परछाई एक पैर से अधूरी थी और वह धीरे धीरे खिसकते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ एक अजीब सी खिंच खिंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी सड़ी हुई चीज जमीन पर खिसक रही हो। और उस आवाज के साथ एक भयानक दुर्गंध भी आ रही थी, जो उनके नथुनों में घुसने लगी। विभा ने एक जोरदार चीख मारी और पीछे हटने लगी। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। सोहम डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई और टूटने की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसकी आंखें फैल चुकी थीं और वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो साया अब उनके करीब आ चुका था, इतना करीब कि वे उसकी सांसों की ठंडी हवा महसूस कर सकते थे। एक ऐसी हवा
जो मौत से भी ज्यादा ठंडी थी। और फिर वो साया एक भयानक कराहती हुई आवाज में बोला, जो हवा में गूंज उठी, पुल की लोहे की पटरियों से टकराकर वापस लौट रही थी। कई सालों से अपना पैर ढूंढ रहा हूं। क्या तुमने देखा है मेरा पैर? अगर नहीं दिया तो तुम्हारा ले लूंगा। उसकी आवाज इतनी गहरी और दर्द भरी थी कि वह उनके कानों में चीख बनकर गूंज रही थी, उनके दिमाग की नसें फाड़ रही थी। उस आवाज में दर्द, गुस्सा और एक भयानक प्यास थी, रक्त की प्यास, मांस की प्यास। तीनों डर के मारे पलट कर भागे। उनकी सांसें फूल रही थीं और दिल जोर से धड़क रहे थे, जैसे अभी बाहर निकल आएंगे। पुल पर दौड़ते हुए आदित्य का कैमरा उसके कंधे से फिसल कर नीचे गिर गया। उसने एक पल को रुककर उसे उठाने की कोशिश की, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी साये की आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और करीब से, तेरा पैर, मुझे तेरा पैर चाहिए, कहाँ छिपाया है मेरा पैर? डर के मारे आदित्य ने कैमरे को वहीं छोड़ दिया और विधा तथा सोहम के साथ भागता रहा। पुल पर उनके भागने की आवाज के साथ साथ खिंच खिंच की आवाज भी तेजी से उनके पीछे आ रही थी, मानो प्रेत उनके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। जब वे पुल के उस पार पहुंचे और थोड़ा रुकने की हिम्मत जुटाई, तब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन जमीन पर एक गीला निशान था, जैसे कोई एक पैर से घसीटता हुआ गया हो, और उस निशान से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी जो उनके दिमाग में चिपक गई थी। गांव पहुंचकर तीनों दोस्तों ने आधी रात की घटना बताई, पर कोई उन पर यकीन नहीं कर रहा था। गांव वाले अक्सर ऐसी कहानियां सुनते थे, पर इतनी नजदीकी मुठभेड़ किसी ने नहीं सुनी थी। हारकर वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से बात करने गए, जो पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में जानते थे। दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें धुंधली थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में लंगड़ा प्रेत की कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जो सदियों से इस गांव की हवा में घुली हुई थी। वो एक मजदूर था बेटा, दादाजी ने कहा। उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खो गई थी। नाम था उसका मोहन। वो इसी पुल पर काम करता था जब अंग्रेज इसे बनवा रहे थे। मोहन बहुत मेहनती आदमी था, पर उसकी किस्मत खराब थी, या यूं कह लो कि पुल की नियति उसे निगलने वाली थी। एक रात देर से काम खत्म कर घर लौटते समय वह पटरी पर चढ़ गया। उसने थकान के मारे ध्यान नहीं दिया, और तभी एक तेज ट्रेन आ गई, किसी भूत की तरह अंधेरे में आती हुई। मोहन ने भागने की कोशिश की, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और धुंध ने उसे पूरी तरह से घेर रखा था। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी चीख हवा में घुल गई। जब ट्रेन गुजरी तो उसने देखा कि उसका एक पैर कट गया था। दादाजी ने एक गहरी सांस ली। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, रात भर वहीं तड़पता रहा, पर उस सुनसान पुल पर कोई नहीं था सिवाय मौत के साये के। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं, पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखें आसमान की ओर ताकती रहीं, पर उसे कोई मुक्ति नहीं मिली। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने मोहन को मरा हुआ पाया। उसका शरीर क्षत विक्षत था और उसका कटा हुआ पैर कहीं नहीं मिला। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर वो पैर कभी नहीं मिला, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर गायब कर दिया हो। गांव वाले कहते हैं कि मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका शरीर अधूरा था। उसे अपने कटे हुए पैर से बहुत लगाव था, और मरने के बाद भी वह उसी की तलाश में भटकता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पैर किसी अदृश्य तांत्रिक शक्ति ने चुरा लिया था, ताकि मोहन की आत्मा कभी शांति न पा सके। अब हर अमावस्या की रात वो अधूरा शरीर लेकर उसी पुल पर भटकता है, अपने खोए हुए पैर की तलाश में, और जो भी उस रात उसे अकेला पाता है उससे वो अपना पैर मांगता है, और अगर उसे पैर ना मिले तो वह उस इंसान के पैर को अपना बना लेता है। अगले कुछ दिनों तक
तीनों दोस्त उस घटना से उबरने की कोशिश करते रहे। सोहम को रात भर डरावने सपने आते, जिनमें एक पैर वाला साया उसके पीछे भागता और विभा का दिल हर छोटी आवाज पर जोर से धड़कने लगता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। आदित्य हालांकि ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन उसके मन में भी उस रात की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसे यकीन नहीं था कि उसने जो देखा वह सच था, पर उसकी तर्कशीलता डगमगाने लगी थी, जैसे उसके भीतर का वैज्ञानिक डर के आगे झुक रहा हो। एक रात आदित्य अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे अपने पैरों के पास एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक ऐसी थी जैसे कोई बर्फीला हाथ उसके टखनों को छू रहा हो। उसने आंखें खोली, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद खिड़की खुली है, पर खिड़की तो बंद थी। लेकिन तभी उसे अपने बिस्तर के किनारे पर कुछ खिसकता हुआ महसूस हुआ। खिंच खिंच की वही आवाज जो उसने पुल पर सुनी थी, इस बार और भी करीब से। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी नसें खींच गईं। उसने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसके बिस्तर के ठीक नीचे जमीन पर एक तैर का गीला निशान था, ठीक वैसा ही जैसा पुल पर था। निशान के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी आ रही थी, जो उसके पूरे कमरे में फैल चुकी थी। आदित्य डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ा और रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगले दिन आदित्य ने विभा और सोहम को यह बात बताई। विभा पहले से ही डरी हुई थी और सोहम की तो हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह प्रेत को अपने पास महसूस कर रहा हो। हमें कुछ करना होगा, विभा ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। विप्रेत हमारा पीछा कर रहा है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या? सोहम ने लगभग रोते हुए पूछा। हम उसका पैर कहां से लाएंगे? वो तो सालों पहले गायब हो चुका है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके वैज्ञानिक दिमाग में भी यह सब फिट नहीं बैठ रहा था। उसने इंटरनेट पर ऐसी कहानियों की तलाश शुरू की जहां किसी आत्मा ने अपने अधूरे शरीर के हिस्से को ढूंढा हो। उसे कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन मिली जिनमें कहा गया था कि अगर किसी आत्मा को उसका अधूरा हिस्सा वापस मिल जाए तो उसे शांति मिल सकती है। पर क्या यह वाकई संभव था? कुछ दिनों बाद आदित्य ने हिम्मत करके पुल पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। उसे अपना गिरा हुआ कैमरा उठाना था। जब वह पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका कैमरा वहीं पड़ा था जहां वह गिरा था। उसने कैमरे को उठाया और जैसे ही वह उसे साफ करने लगा, उसकी नजर कैमरे के बगल में पड़े एक छोटे से पुराने जंग लगे चांदी के लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट पर एम अक्षर खुदा हुआ था, जो धुंधला पड़ चुका था। लॉकेट में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी का गवाह हो। आदित्य को याद आया कि दादाजी ने बताया था कि मोहन के गले में हमेशा एक लॉकेट रहता था, जिस पर उसकी मां का नाम माया का पहला अक्षर एम खुदा हुआ था। मोहन अपनी मां से बहुत प्यार करता था और वह लॉकेट उसकी मां ने उसे अपने हाथों से दिया था। उसके लिए यह सिर्फ एक लॉकेट नहीं, बल्कि एक याद था। आदित्य को लगा कि शायद यह कोई अहम सुराग है। वह लॉकेट लेकर दादाजी के पास गया। दादाजी ने लॉकेट को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी थी। ये तो मोहन का लॉकेट है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में आश्चर्य था। ये यहाँ कैसे आया? ये तो मोहन के मरने के बाद से कभी दिखा ही नहीं। इस बार उन्होंने पहले से तैयारी की। आदित्य ने एक नया नाइट विजन कैमरा और शक्तिशाली टॉर्चें खरीदी। साथ ही एक पोर्टेबल स्पीकर भी लिया, जिस पर वह धार्मिक मंत्र बजाना चाहता था।
विभा ने अपनी माँ से एक पुराना रुद्राक्ष का माला ली जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए पहनना चाहती थी, और सोहम ने एक छोटा सा चाकू अपनी जेब में रख लिया। हालांकि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, पर इससे उसे थोड़ी मनोवैज्ञानिक हिम्मत मिल रही थी। एक और अमावस्या की रात, आसमान में फिर से चांद गायब था और हवा में मौत की गंध घुली हुई थी। तीनों दोस्त फिर से उसी मनहूस पुल की ओर चल पड़े। हवा में वही अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, लेकिन इस बार उनके अंदर एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसे डर ने और मजबूत कर दिया था। वे जानते थे कि उन्हें मोहन को उसका लॉकेट देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के करीब 2 बजे वे पुल के ठीक बीच में पहुंचे। धुंध उतनी ही घनी थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उनकी सांसों में घुस रही थी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और विभा ने रुद्राक्ष का माला पकड़ी हुई थी, उसे कसकर भींचते हुए। सोहम के हाथ पसीने से भीग चुके थे और वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मोहन, आदित्य ने धीमे से कहा। उसकी आवाज हवा में घुल गई, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। हम तुम्हें कुछ देने आए हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि वे अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुन सकते थे। फिर वही खींच खींच की आवाज सुनाई दी, इस बार और तेज और पास से। धुंध के बीच से वही लंबी एक पैर वाली आकृति फिर से दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी, जैसे दहकते कोयले हो। विभा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और सोहम की तो सांसें ही रुक गई। वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। क्या लाए हो? प्रेत की डरावनी कराहती हुई आवाज गूंजी जो उनके कानों में चीख बनकर घुस रही थी। मेरा पैर कहाँ है? मेरा पैर? नहीं मोहन, आदित्य ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज में थोड़ी कंपन थी। हम तुम्हारा पैर नहीं लाए, पर हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं जो शायद तुम्हें तुम्हारे पैर से भी ज्यादा प्रिय हो। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। आदित्य ने धीरे से लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसे प्रेत की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा लॉकेट है मोहन, तुम्हारी माँ का दिया हुआ। इसे रख लो और शांति पाओ। लंगड़ा प्रेत एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था, शायद उत्सुकता या पहचान। उसने अपना लंबा पतले हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य के हाथ से लॉकेट ले लिया। जैसे ही लॉकेट प्रेत के हाथ में आया, एक अजीब सा प्रकाश फैला जो अंधेरे को भेदता हुआ ऊपर उठा। प्रेत का शरीर थरथराने लगा और उसकी भयानक कराहती हुई आवाज एक दर्द भरी सिसकी में बदल गई। एक ऐसी सिसकी जो हजारों साल के दर्द को समेटे हुए थी। मेरी माँ, प्रेत ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द के साथ एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे उसे सालों के कष्ट से मुक्ति मिल रही हो। और फिर चौंकाने वाला मोड़ आया। प्रेत का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुंध में मिल रहा हो। उसकी आकृति धुंधली होती गई और खिंच खिंच की आवाज धीमी पड़ते पड़ते पूरी तरह से शांत हो गई। लंगड़ा प्रेत पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। पुल पर फिर से वही भयानक खामोशी छा गई, पर इस बार वह खामोशी पहले से अलग थी, जैसे कोई प्रेत अपना बदला ले चुका हो। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। उनकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी, पर उनके चेहरों पर राहत का भाव था। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था, पर प्रेत सचमुच जा चुका था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक भयानक अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों तक गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। पुल से अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आती थी
और ना ही वहां किसी को लंगड़ा प्रेत दिखाई देता था। गांव वाले भी हैरान थे और उन्होंने आदित्य और उसके दोस्तों को शुक्रिया अदा किया। उन्हें लगा कि मोहन को आखिरकार शांति मिल गई है। लेकिन क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई थी? क्या कोई आत्मा इतनी आसानी से मुक्ति पा सकती है, खासकर जब वह इतने सालों से भटक रही हो? एक दिन आदित्य अपने कमरे में बैठा अपनी रिसर्च पेपर्स लिख रहा था। उसने अपने कैमरे में उस रात की रिकॉर्डिंग को देखने का फैसला किया ताकि वह इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने प्ले बटन दबाया और स्क्रीन पर धुंध से भरा पुल दिखाई दिया। आवाज साफ थी, प्रेत की भयानक कराहट और उसकी खुद की आवाज। जब रिकॉर्डिंग उस पल पर पहुंची जहां प्रेत ने लॉकेट लिया था, आदित्य ने जूम किया। उसने एक एक फ्रेम को ध्यान से देखा और जो देखा उससे उसका दिल मुंह को आ गया। उसकी नसें फट सी गई। जब प्रेत ने लॉकेट लिया था, उस पल के ठीक बाद 1 सेकंड के लिए प्रेत की जगह पर एक पूरी स्वस्थ आकृति दिखाई दी। वह आकृति मोहन की थी। उसके दोनों पैर थे और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि मोहन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो जीत की नहीं बल्कि प्रतिशोध की थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थी, जैसे वह जानता हो कि आदित्य उसे देख रहा है और वह उसे कुछ बताना चाहता हो। और फिर वह आकृति फिर से धुंध में घुल गई। आदित्य ने रिकॉर्डिंग पॉज की। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। मोहन को शांति मिली थी, यह सच था। लेकिन उसकी मुस्कान, वह मुस्कान ऐसी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चाल चली हो। एक ऐसा खेल जिसकी शुरुआत अभी हुई थी। अगले ही पल आदित्य ने अपने पैरों के पास एक अजीब सी ठंडक महसूस की। वही ठंडक जो उसने पहले महसूस की थी। और कहा उसने पहले महसूस की। उसके पास पास अजीब सी ठंडक महसूस की। एक पैर का गीला निशान नहीं था, अब 2 पैरों के निशान थे, एकदम साफ, गीले, और उनसे वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। और उन निशानों के साथ जमीन पर एक और चीज पड़ी थी। यह था एक पुराना, जंग लगा हुआ लेकिन चमचमाता चांदी का लॉकेट। उस पर M अक्षर खुदा हुआ था। आदित्य की सांसें गले में अटक गईं। अगर प्रेत को उसका लॉकेट वापस मिल गया था तो ये लॉकेट यहाँ कैसे आया? और अगर प्रेत को शांति मिल गई थी तो ये 2 पैरों के निशान किसके थे? अचानक कमरे में लाइट्स टिमटिमाने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर गया। हवा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और आदित्य को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से पीछे मुड़ा। अंधेरे में उसे एक भयानक परछाई दिखाई दी। ये परछाई मोहन जैसी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी जो पहले नहीं दिखी थी। ये परछाई अधूरी नहीं थी, बल्कि पूरी थी, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे शैतान की आंखें हो। एक भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, जैसे कोई आत्मा सीधे उसके दिमाग में बोल रही हो। तुम्हें क्या लगा मैंने बस एक पैर खोया था? हर अमावस्या की रात इस पुल पर कोई ना कोई अधूरा रह जाता है। अब जब मुझे अपना पैर और मेरा लॉकेट मिल गया है तो किसी और का नंबर है। इस बार मेरे पास पूरा शरीर है और मैं अब किसी के पैरों को नहीं ढूंढूंगा। आदित्य की चीख निकल गई। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। वह समझ गया था, लंगड़ा प्रेत को अब अपने शरीर के टुकड़े नहीं चाहिए थे। उसे अब एक नया पूरा शरीर चाहिए था, और उसका निशान अब 2 पैरों का था, क्योंकि वह पूरी तरह से मुक्त हो चुका था और उसने अब किसी और को अधूरा कर दिया था। उस रात आदित्य की चीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया।
उसके कमरे में सिर्फ उसका कैमरा और जमीन पर 2 पैरों के निशान मिले, जो अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस साइडिंग ब्रिज पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि आप लंगड़ा प्रेत से सुरक्षित हैं, या फिर आप भी किसी अमावस्या की रात अपने पैरों की आहट खो बैठेंगे और पता नहीं अगला लंगड़ा प्रेत कौन होगा जो अपने लिए एक नया शरीर ढूंढेगा? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें। तब तक के लिए सेफ रहिए और संभल के रहिए, क्योंकि कभी कभी जो चीजें शांत हो जाती है वे असल में और भी खतरनाक हो जाती हैं, और उनका खेल अभी शुरू ही होता है।